आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे पीजीटी में आए हुए 2004 में जो भी प्रश्न पीजीटी होम साइंस में आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज प्रश्नों की संख्या मैंने रखा है 50। अगला जो सेट होगा 2004 का ही क्वेश्चन होगा। ये 3 पार्ट में होगा क्योंकि इसमें 200 लगभग क्वेश्चन है 2004 का, तो इसीलिए 50-50 क्वेश्चन के सेट में करेंगे जिससे आप लोगों को भी समस्या नहीं होगा समझने में। कल हम इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पीजीटी परीक्षा में आए हुए 2003 के प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम विद रमा में। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी में ये हेल्प कर रहा होगा। यदि थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही हो हमारे चैनल से तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य और फिर राज्य का इस प्रकार राज्य रूपी परिवार पर आधारित होना चाहिए। यह कथन किसका है? एक परिभाषा दिया हुआ है और इसको बताना है कि ये किसका परिभाषा है। तो सही जवाब हो जाएगा कन्फ्यूशियस का है। कन्फ्यूशियस के अनुसार ये परिभाषा था। अगला प्रश्न है, स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु यानी कि सबसे अच्छा एज किस एज में बच्चा पैदा किया जा सकता है, कौन सा एज सबसे अच्छा होता है बच्चा पैदा करने के लिए। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें भी सही ऑप्शन है तीसरा नहीं, यानी कि 25 से 35 वर्ष की अवस्था उपयुक्त माना जाता है स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए। ऐसा इसलिए है कि आयु में प्रजनन अंगों के कार्य की स्थिति चरमोत्कर्ष पर होती है। प्रजनन तंत्र का कार्य संतान उत्पत्ति है। प्राणी वर्ग मात्र में प्रकृति ने संतान उत्पत्ति की अभिलाषा और शक्ति भर दी है। जीवन का यह प्रधान लक्षण है। प्राणियों की निम्नतम छड़ी जैसे अमीबा नामक एक कोषीय जीवाणु तथा वायरस में प्रजनन या संतान उत्पत्ति ही जीवन का लक्षण है। अगला प्रश्न है, शिशु का गला साफ करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? तो ग्लिसरीन, बोरिक एसिड, यहाँ बारीक नहीं होगा बोरिक होगा, बोरिक एसिड, जैतून का तेल या इनमें से सभी। तो जो बच्चे का गला साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है बोरिक एसिड को लाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में प्रोटीन की डिमांड क्यों बढ़ जाती है? माता गर्भवती की ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए या रक्त निर्माण के लिए या अस्थि निर्माण के लिए। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए प्रोटीन की डिमांड बढ़ जाती है जब माता गर्भावस्था में होती है। तो अगला प्रश्न है, जनसंख्या ज्ञान समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया? एक परिभाषा है और चार लोगों का नाम दिया गया। इसमें से बताना है कि सही परिभाषा किसका है। तो वर्लेसन का है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये ऐसे लिखा जाएगा वर्लेसन जी का यह परिभाषा है। इन्होंने बताया है कि जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है, अर्थात जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या से संबंधित शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कई सारी विधियां इन्होंने बताया है, जैसे गर्भ निरोध, शिशु मृत्यु दर को कम करना, गर्भपात, परिवार नियोजन, ये सारी चीजें इन्होंने बताया है। अगला प्रश्न है, संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन है। इस अंधविश्वास का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है? तो शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों के द्वारा या उपदेश या कथा सुनाकर। तो शिक्षा के द्वारा किसी भी टाइप का जो अंधविश्वास है उसको खत्म किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है? बताना है आपको इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मेढक के बच्चे के समान होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्राणु। मनुष्य के शुक्राणुओं की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है। शुक्राणु नर युग्मक होते हैं जो वृषण के भीतर नर जर्म
कोशिका के द्वारा उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु की संरचना अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस तल का चश्मा लगवाना चाहिए? तो यहाँ हो जाएगा नतोदर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष आंखों का दोष है, इसमें निकट की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देती किंतु दूर की चीजें हमें दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोब्यूलिन शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्लोब्यूलिन शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? ग्लोब्यूलिन क्यों आवश्यक है? तो यह प्लाज्मा जल की मात्रा नियंत्रित करती है, यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है, इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा, इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चाय में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है इसमें जो चाय में पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है आयरन की मात्रा, कैफीन, टैनिन एसिड या थियोफिलिन। तो यहाँ आयरन की मात्रा को छोड़ करके सभी चीजें चाय में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। कहता है कंकाल तंत्र को सुडौलता या सुधार की जगह सुडौलता होगा। सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है। कौन सा है? तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र या पाचन तंत्र। इसमें से सही जवाब हो जाएगा पेशीय तंत्र। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य पेशी तंत्र प्रदान करता है। पेशी तंत्र में केवल ऐच्छिक पेशियों की गणना की जाती है, जो अस्थियों पर लगी हुई होती हैं, जिनके संकुचन से अंगों की गति होती है तथा शरीर हिलडुल चल सकता है। पेशी एक अस्थि से निकलती है जो उसका मूल बंध कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक पेशियां कौन सी हैं? ऐच्छिक पेशियां कौन सी हैं? इनमें गहरी तथा हल्की धारियां पाई जाती हैं, या इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, या ये है कि ये शरीर के उन अंगों में पाई जाती है जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी कार्य हैं ऐच्छिक पेशियां के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान द्वारा उत्पन्न होता है? या अध्यापक यहाँ बढ़ई होगा, बधाई की जगह बढ़ई, पुस्तक विक्रेता या विज्ञापन करना, किसी भी चीज का विज्ञापन करना एक कला है जो ज्ञान के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाजार को क्या कहते हैं? नमूने द्वारा बिक्री, ये भी सही हो जाएगा। ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री, ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार, उपयुक्त सभी। तो यहाँ सभी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण में सभी आते हैं, उचित बाजार, चोर बाजार, खुला बाजार। अर्थशास्त्र में बाजार का वर्गीकरण निम्न है, जैसे क्षेत्र की दृष्टि से है, समय की दृष्टि से है, कार्यों की दृष्टि से है, प्रतियोगिता की दृष्टि से है, वैधानिकता की दृष्टि से है। वैधानिकता के आधार पर जो बाजार आते हैं उसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, एक उचित, एक चोर बाजार, एक खुला बाजार। अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जिसमें बाजार को उपभोक्ताओं के हितों का सबसे अच्छा संरक्षक माना जाता है, यह किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा एडम स्मिथ जी की रचना है। द वेल्थ ऑफ नेशन का और पूर्ण शीर्ष राष्ट्रों का धन की प्रकृति और कारणों की जांच है। इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1976 में हुआ था। 1976 में अर्थशास्त्र की प्रणेता एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कल्पना से क्या होता है? तो कल्पना से क्या होता है?
स्वयं रचनात्मकता होती है, मतलब व्यक्ति रचनात्मक हो जाता है, उसमें सृजनशील का क्षमता अधिक होता है। पूर्व अनुभव के आधार पर, जैसे हमारे पास कोई पूर्व अनुभव है, उसके आधार पर हम नया चीज का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को क्या कहते हैं? जैसे ये नहीं कि हम किसी का डाटा उठा लिए अपने रिसर्च के लिए, नहीं, उसका खुद का स्वयं का डाटा है, तो उसको क्या कहेंगे? तो ये प्राइमरी रिसोर्स के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक व अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता जब तक कि उसे सांख्यिकी विधियों की दक्षता न हो। जैसे सांस्कृतिक विधियों का उसको नॉलेज न हो, तब तक उसको पूर्णता का दावा वो नहीं कर सकता। तो ये भी इनका किसका कथन है? ये बावले जी का है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में रोलर छपाई का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो 1750, 1760, 1720 या 1785? तो सही जवाब हो जाएगा 1785 में रोलर छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ था। अगला है, बीज वाला तंतु कौन सा है? बीज वाला तंतु कौन सा है? तो बीज वाला तंतु कपास है। बीज वाला तंतु कपास होता है। कपास एक नगदी फसल है। यह मालवेसी कुल का सदस्य है। संसार में इसकी 2 किस्म पाई जाती हैं। प्रथम को देसी कपास कहा जाता है, गॉसिपियम ऑर्बेरियम, और दूसरा गा हर्बेरियम के नाम से जाना जाता है। दूसरे को अमेरिकन कपास भी कहा जाता है। कपास में मुख्य रूप से सेल्यूलोज होता है, इसे सेल्यूलोजिक रेशा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्लास्टिक रेशा है, 4 ऑप्शन दिया गया है, रेयॉन, नायलॉन, ऑर्लॉन या इनमें से सभी। तो जो प्लास्टिक रेशा है इसको बताना है, ऑर्लॉन हो जाएगा। ऑर्लॉन एक प्लास्टिक और या एक्रिलिक रेशा है। एक्रिलिक फाइबर एक बहुलक से बना होता है, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जिनका औसत भार 1 लाख होता है। लगभग मोनोमर इकाई होती है ये। रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? काउंट हिलेरी, डेस्पीजस, पाडल या ड्राफस? ड्राफस की जगह ड्रेफस होगा, ड्रेफस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काउंट हिलेरी के द्वारा रेयॉन का इतिहास तैयार किया गया था। स्थान का अभिप्राय क्या है? तो स्थान का अभिप्राय क्या है? रेखाओं का उचित सामंजस्य, गलत हो जाएगा। रिक्त स्थान, आकर्षक सतह या मनोभाव में परिवर्तन? तो सही जवाब हो जाएगा रिक्त स्थान का मतलब होता है, स्थान का अभिप्राय होता है रिक्त स्थान। अगला प्रश्न है, लय एक डिजाइन है, यहाँ नए की जगह लय होगा। लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है, क्या है? ये किसकी परिभाषा है? तो ये हो जाएगा वॉन डार्मलेन का। यहाँ गलत लिखा है, डार्मलेन का। मैं PDF आप लोगों को दूंगी, तो जो भी टाइपिंग एरर है उसको सही करके दूंगी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रकाश में से भवन में उत्पन्न नहीं होती। मध्य प्रकाश से भाप उत्पन्न होती है। मध्य की जगह मध्यम प्रकाश होगा। यहाँ मध्य की जगह मध्यम होगा, यानी कम प्रकाश से भवन में उत्पन्न नहीं हो सकता। तनाव, उदासीनता, थकान, ये सारी चीजें अगर कम प्रकाश होगा तो उत्पन्न होगा। इसमें से पूछा है क्या नहीं होगा? तो सज्जा में सौंदर्यवर्धन, मतलब कि सौंदर्यवर्धन का अभाव देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, गृह सज्जा में रट महोदय ने, रट की जगह यहाँ रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया। गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है। तो इनके द्वारा प्रकाश
कला का कोई तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य जो है ये सामाजिक है, मतलब समाज को ज्ञान देने के लिए। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके काम भर का मान लीजिए खेती से संबंधित, पशुपालन, ये सारी चीज़ें उनको सिखाया जाता है प्रसार शिक्षा के माध्यम से। तो ये सामाजिक है। प्रसार शिक्षा ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी और ज्ञान के फैलाव को कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम क्या कहते हैं? तो हम प्रसार कहते हैं। तो ये किसकी परिभाषा है ये बताना है। तो W.H. भट्ट जी की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा, प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ है तो किसके लिए हुआ है? तो हो जाएगा सीधा सा सवाल जवाब है ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए। फिर आता है, ग्रामीण लोगों को अच्छी रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए? अच्छी नहीं या ऐच्छिक होगा, यानी खुद से स्वतः किसी के दबाव में नहीं। तो ऐच्छिक रूप से कार्य में भाग लेने के लिए तो प्रसार कार्य में भाग लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की कौन सी विशेषता है जो शैशवावस्था में देखने को मिलता है? तो समायोजन की अवस्था। जब शिशु गर्भ से बाहर आता है तो उसके लिए हर एक चीज़ नया होता है, पर्यावरण सारा कुछ, तो अपने खुद को पर्यावरण के मध्य समायोजित करता है, एडजस्ट करता है। अगला प्रश्न है, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, ये किसकी परिभाषा है? तो ये रूसो की परिभाषा है। और कुछ परिभाषा देखते हैं, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, ये स्किनर की परिभाषा है। और मानव शिशु को जो कुछ बनना होता है जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है, सिगमंड फ्रॉइड का है। शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक है, स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास, ये पेस्टोलॉजी जी का परिभाषा है। अगला प्रश्न है, मानव विकास की प्रक्रिया के मूलभूत संप्रत्यय क्या हैं? तो विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, उपयुक्त सभी। तो सभी जवाब यहाँ सही है, चारों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, यह कथन किसका है? तो ये हरलॉग जी का कथन है। मुंड्रो का परिभाषा भी देख लेते हैं, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। अगला प्रश्न है, भोजन को पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन की हानि हो जाती है? तो विटामिन बी समूह की हानि देखने को मिलती है यदि हम भोजन को ज़्यादा छानते, पकाते व चलाते हैं तो। बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा भोजन को मिलाने से भोजन में कौन सा तत्व नष्ट होने लगता है? तो हो जाएगा विटामिन बी समूह। अगला प्रश्न है, शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं। तो खिचड़ी शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं, बाकी सब तरल आहार का प्रकार है। सामाजिक परिवर्तन एक घटना है। तो सामाजिक परिवर्तन एक घटना है, ये सर्वव्यापी घटना है, प्रत्येक समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, आय व्यवस्था में सबसे पहले आवश्यक है। तो आय व्यवस्था में सबसे पहले क्या आवश्यक है? तो लक्ष्यों को जानना, हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के हिसाब से हम आय का व्यवस्थापन करते हैं। कोशिका, अगला प्रश्न है, कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है जिसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है? तो केंद्रक हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट कोशिकाएं क्या हैं? कोबाल्ट कोशिकाएं क्या हैं? यह वह कोशिका है जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं, या यह भोजन के चयापचय में भाग लेती हैं, या म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं? तो यह म्यूकस और श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न है,
मानव के मस्तिष्क कोश में अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अचल संधि से जुड़ी होती हैं। मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर अचल संधि से जुड़ी रहती हैं। शरीर में विशेषकर 3 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं: अचल संधि, अर्धचल संधि तथा चल संधि। अचल संधि, इन संधियों में अस्थियों की संधि पृष्ठों का सहयोग हो जाता है, दोनों अस्थियों के बीच कुछ अंतर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? तो मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु है अस्थियां। पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है। तो पेशियों के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो इनमें से सभी प्रोटीन युक्त भोजन भी आवश्यक है, व्यायाम, विश्राम भी, स्वच्छ वायु भी, सभी यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही क्रिया करता है। यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रियाओं को परिभाषित करता है। तो यहाँ सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, काइम क्या होता है? तो काइम क्या है? यह एक प्रकार का पाचक रस है, या पेशी संकुचन एवं विमोचन है, या भोजन का अवशोषण है, या आमाशय भित्ति में भोजन का लेयी रूप में होना। इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा, आमाशय भित्ति में भोजन का लेयी के रूप में होना। अगला प्रश्न है, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने पर उसमें हानिकारक पदार्थ बनता है। कौन सा बनता है? एक्रोलीन नामक हानिकारक पदार्थ बनता है, जो हमारे शरीर में चर्बी और हार्ट से संबंधित दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, दाल तथा फलियां किस पोषक तत्व का उत्तम स्रोत है? तो ये सभी को पता होगा, ये प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न है, मसाले के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का स्रावण अधिक होने लगता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण अधिक होने लगता है। इसका रासायनिक सूत्र HCl होता है। हमारे शरीर में के आमाशय में पाचन क्रिया के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा पेप्सिन का स्राव होता है, जो कि सामान्यतः आमाशय में ही उपस्थित रहते हैं तथा पाचन करने में सहायता करते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव अधिक हो जाता है, तब सीने में जलन, पेट में दर्द, तेज दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसे अम्लता या एसिडिटी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही प्रश्न था। कुल 50 क्वेश्चन का सेट था। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले क्लास में पूरा करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा टीचिंग एग्जाम विथ रमा यूट्यूब चैनल को।